हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम से फर्स्ट क्लास होंगे, है ना भाई। भाई मैं आपका अपना हिमांशु सर आ चुका हूं आपके लिए एक और नया मजेदार सा सेशन लेके। पिछली क्लास में आपको याद है ना हमने क्या करा था बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद हो। आज का थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। एसिड एंड बेसिस का सेकंड सेशन होने वाला है ये। पिछली क्लास में एसिड के बारे में सारी डिस्कशन हुई थी, आज की क्लास में डिस्कशन होगा बेसिस के बारे में। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और बस तैयार हो जाइए एक मजेदार सेशन की उड़ान के लिए, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो। उसका ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए, हम भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहेंगे कि टाइमली आपके पास क्लासेस आ जाए और टाइमली आप उन्हें देख भी सकें। और अगर आप स्विफ्टलैंड के बारे में जानते नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ स्विफ्टलैंड के बारे में। तो स्विफ्टलैंड बेटा इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन है। 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होती हैं, डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं कि लैपटॉप या टैबलेट प्रोवाइड करके हम बिल्कुल शांत बैठ जाने वाले, नहीं, ऐसा नहीं है, बाकियों की तरह नहीं है। हम तो आपको लाइव इंटरेक्शन क्लासेस देंगे और एक बैच में 6 स्टूडेंट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, जहाँ पर इंटरेक्शन बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है। और एकेडमिक मेंटर टीम हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगी आपके सारे डाउट सोल्व करने के लिए। कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं आने देंगे, हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। और एक कुछ की फीचर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी। डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब ये है कि जितना भी आप परफॉर्म कर रहे हैं आपके पेरेंट्स के पास भी रिपोर्ट जाने वाली है और आपके पास भी रिपोर्ट जाएगी कि आप कैसे यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं स्विफ्टलैंड में, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हमें उड़ान कैसे भरनी है। स्विफ्टलैंड एकेडमिक टेस्ट सीरीज है, स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते रहते हैं और स्विफ्टलैंड एकेडमिक टेस्ट सीरीज में आप नेशनल लेवल अपना स्कोर जान सकते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जितना चाहे टेस्ट दीजिए। सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे होते हैं स्कूल्स में वैसे ही हम यहाँ पर सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। और बेटा अगर और भी जानना चाहते हैं स्विफ्टलैंड के बारे में तो www.swiftland.com पे जाना है, फटाफट से डेमो क्लास बुक करना है और बेटा अंतर देख लेना है वहाँ पर, बाकियों से क्या है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए ये 3 शुभ कार्य अभी आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर रहे हैं जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुंचते रहे। और आज की क्लास में अगर मैं बिल्कुल बताऊं कि भाई क्या डिस्कशन होने वाला है, तो एसिड बेसिस एंड सोल्ट का चैप्टर चल रहा था और बेसिस के बारे में ध्यान से देखेंगे। बेसिस कितने तरीके के होते हैं, बेसिस के बारे में हम क्या क्या थ्योरी बोल सकते हैं, उनका हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं और यूजेस क्या होते हैं बेसिस की। तो सारी बातें आज बेस की। पिछली क्लास में एसिड की बातें हुई थी, अगर आपने वो क्लास मिस कर दी बिल्कुल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाने वाली है, तो प्लेलिस्ट में एक बार वीडियो के बाद इस सेशन के बाद देख के एसिड को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में मेन बातें क्या क्या होंगी तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेसिस की। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बेसिस, वाह व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बेसिस। और साथ ही साथ हम डिसाइड करेंगे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, एल्कलीज क्या होते हैं, जो बेस पानी में डिसोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज जनरली बोल दिया करते हैं, तो एल्कलीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बनता है। क्लासिफिकेशन बेसिस का करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, इन सबके में क्लासीफाई भी हम कर देंगे। और प्रिपरेशन ऑफ बेसिस यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिस हम कैसे करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और साथ ही साथ पीएच के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पीएच पेपर के बारे में भी डिस्कशन होने वाला है और उसके यूजेस एवरीडे लाइफ में क्या क्या होते हैं। तो इतना सारा डिस्कशन है। तो मैंने जैसे पहले बोला था ना, क्या सीट की पेटी बांध लीजिए, उड़ान भरने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले हम बेस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आर्यनियस बाबा ने एक हमें थ्योरी दी थी कि जो H पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट कर पाते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन को डिसोसिएट कर पाते हैं वो हमारे बेस होते हैं। और जनरली बेस OH नेगेटिव आयन तो डिसोसिएट करते हैं, साथ ही साथ ये बिटर टेस्ट होते हैं। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, एसिड सोर टेस्ट के होते हैं और बेसिस कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। और जब भी हम इन्हें वाटर में ऐड करते हैं तो सोपी सोपी यानी चिकना चिकना फील होने वाला है। और जनरली ये अपोजिट होते हैं बेस के, जनरली अपोजिट होते हैं एसिड के। तो एसिड और बेस को आप मिला देंगे ना तो सोल्ट बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। वहां पर आपके पेट में ज्यादा एसिडिटी हो गई तो बाजार से क्या लाते हो आप, जेलिसिल लाते हो, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH का होल ट्वाइस, दैट इज अ बेस। देख रहे हो, तो जेलिसिल क्या करेगी, आपके पेट में जाके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो बेस और एसिड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसमें भी बेस इंक्लूड रहते हैं। और अगर मैं बेस जैसे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आपको ले चलूं तो या तो हो सकते हैं बेस इज आइदर अ मेटालिक ऑक्साइड
और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अब भी बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। और एक्वस अमोनिया विच रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर ओनली। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, बेस को जब आप एसिड के साथ मिला दोगे तो बनेगा सोल्ट और वाटर भी फॉर्म हो जाने वाला है। तो जैसे अगर CuO की बात करूं, CuO क्या दिखता है आपको? ये मेटल का ऑक्साइड है। क्या है भाई? मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा? अभी तो हमने बात करी बेसिक नेचर का होगा। ये बेसिक है और ये क्या है? HCl एक एसिड हो गया। तो बेसिक प्लस में एसिड, बेस प्लस में एसिड क्या बनता है आपका? सोल्ट बन जाता है। कॉपर क्लोराइड आपको दिखता है और पानी भी इवॉल्व ऑन द प्रोडक्ट साइड। समझ में आ रही मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए, अब बेस को और भी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? बेस कंटेन आइदर डिस्प्लेसेबल ऑक्साइड आयन, या तो O2 नेगेटिव इसमें से निकलता है, या डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन भी निकल सकता है, OH नेगेटिव भी निकल सकता है। अगर बेसिक ऑक्साइड निकल रहा है यानी इट इज मेटल ऑक्साइड विच कंटेन द आयन O-2 एंड रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं O-2 और वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सोल्ट एंड वाटर बना लेते हैं, क्योंकि जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भैया बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक हाइड्रोक्साइड की बात करें, इट इज अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच कंटेन OH नेगेटिव। वो जनरली ज्यादातर यही फाउंड होते हैं जिनमें OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा, और ये भी एसिड के साथ मिलने के बाद क्या बनाने वाले हैं? सोल्ट बनाएंगे और पानी बनाएंगे। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ जाती है एल्कलीज की। जो भी आपके डाउट होते हैं ना, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक अभी भी ठोक सकते हो। बाकी एनालाइज कर लो, 1 घंटे का सेशन है, मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, सारा बेस का निचोड़ लेंगे, अरे निचोड़ लेने वाले हैं। एल्कलीज की बात करते हैं। देखो, एल्कलीज वो बेस होते हैं जो पानी में आप आराम से डिसोसिएट कर सकते हैं OH नेगेटिव आयन को। सो इट इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH नेगेटिव एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे ही आप डाल दिए हो बेस को पानी के अंदर, OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट कर दिया है। सो OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गए हैं? एल्कलीज हो गए हैं। तो एल्कलीज आर दोज बेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। लेकिन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें और एमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, वो क्या होते हैं? आपके वीक एल्कलीज होते हैं। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कौन से होगा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर देंगे OH नेगेटिव आयन को, और वीक कौन से होगा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बेस के बारे में डिस्कशन कर लिया, और साथ ही साथ बेस का फिजिकल नेचर कैसा होता है वो भी हमने देख लिया। बिटर टेस्ट होता है, सोपी इन टच होता है। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन बेस की करें, किस बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिस को, तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस हो और कुछ वीक बेस। सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी। स्ट्रॉन्ग बेस का ये है कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, इट अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन एक्वस सॉल्यूशन, OH नेगेटिव आयन सारे के सारे बिखेर देगा पानी के अंदर। वीक बेस क्या होगा? जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाएगा, OH नेगेटिव सारे के सारे डिसोसिएट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे NH4OH की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो इसमें आपको दिख रहा होगा NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। और यहाँ पर NaOH की बात करें, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले में, वीक बेस वाले में देखो, OH नेगेटिव सारे डिसोसिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर H4 पॉजिटिव भी तो रह गए N के साथ, तो बेटा वो तो डिसोसिएट नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ वीक बेस। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ चलें तो Na पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव बिल्कुल अलग, तो इसका मतलब दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो डिपेंडिंग ऑन द डिसोसिएशन कैपेबिलिटी आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अलग अलग तरीके के बेस के। जैसे अगर हम बात करें मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस हो सकता है, ट्राई एसिडिक बेस भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें मोनो एसिडिक बेस, व्हाट डू यू मीन बाय मोनो एसिडिक बेस? So in this the base dissociate in aqueous solution. In this the base dissociate in aqueous solution, और यहाँ पर पता है क्या निकलेगा? डिसोसिएट होने के बाद एक ही OH नेगेटिव निकलने वाला है। अगर एक OH नेगेटिव डिसोसिएट होता है दैट इज अ मोनो एसिडिक। डाई एसिडिक की बात करें 2 OH नेगेटिव डिसोसिएट होंगे। ठीक है, और ट्राई एसिडिक की बात करेंगे तो 3 OH नेगेटिव डिसोसिएट करेंगे। अरे बिल्कुल सिंपल है, मोनो, ट्राई, बाय, समझ में आ रहे हो? 2 डिसोसिएट करके तो बाय एसिडिक, 3 डिसोसिएट करके तो ट्राई एसिडिक, 1 डिसोसिएट करा तो मोनो एसिडिक हो जाएगा। OH नेगेटिव आयन के डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अभी के अभी, मुझे आंसर भी चाहिए अभी के अभी। चलिए मुझे बताइएगा डिफरेंस बिटवीन एन अल्कली एंड अ बेस। एक अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस आप कर सकते हैं, बताइए मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो बेस पानी में डिसोल्व हो सकते हैं वो एल्कलीज होते हैं। जो एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर, और बेस में हम एक कंडीशन लगा देंगे कि हो सकता है पानी में डिसोल्व हो जाए या नहीं भी हो सकता वो पानी में डिसोल्व हो। सो कंडीशन है।
और ऑल सारे के सारे अल्कलीज आपके बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली बोल दें ऐसा नहीं बोल सकते भाई, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही बेस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, उन्हें हम अल्कलीज बोल देते हैं। सो ऑल द बेस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल द अल्कलीज आर बेसिस। ये बात मेरी क्लियर होती होगी आपको। चलिए, अब वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिस के बारे में हमने देख लिया, अब लेट्स लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले। तैयार हैं आप? अरे तैयार है नहीं है? लेट्स लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखो मेटल के साथ। अच्छा, मैंने क्या बोला था? मेटल प्लस में ऑक्सीजन विल गिव बेस, क्योंकि इसके ये कौन सा ऑक्साइड वाला बेस बन रहा है जिसमें O-2 निकलता है, और आपको पता ही है मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ बेस भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, मेटल से आप कैसे बनाएंगे? मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल गिव बेस। तो जब भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, तो बना दिया हो बेस। दूसरा, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ जब पानी का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बनते हैं एल्कलीज बन जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये एल्कलीज बन जाते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। आपने सुना होगा सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है ऑन द प्रोडक्ट साइड वो फायर को कैच कर लेती है। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो हाइड्रोजन निकली थी वो फायर को कैच करेगी, और पूरा का पूरा जो मेटल होगा वो पानी में आग लगा देगा। समझ रहे हो मेरी बात? पानी में आग लगा देगा, और कैरोसिन में उसे डिप करके रखेंगे। क्योंकि इसका भी रीजन है, पोलर और नॉन पोलर याद है आपको? कमेंट सेक्शन में आप इसका रीजन बता सकते हो, मैंने एक हिंट दे दिया आपको। पोलर और नॉन पोलर याद है ना, उसी के हिसाब से यहाँ पर एक में आग लग जाती है, एक में आग नहीं जलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोल्यूबल मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड आपके पास है, जैसे Na2O आपने लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, उसकी रिएक्शन पानी के साथ कर दी तो बेटा एल्कली बन जाएगी, NaOH बन जाएगी। सो जब भी पानी की रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का, फिर से बोल रहा हूं, बेस नेचर का होता है, और बेस को आप पानी के साथ मिला रहे हो तो एल्कली बन गई, नहीं बन गई? तो बन गई सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑल्सो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो बेस को डबल डिकम्पोजिशन की हेल्प से भी। इसमें क्या करना पड़ेगा? aqueous solution of salt with a base alkali precipitate the respective metallic hydroxide। मान लीजिए आपने एक सोल्ट सोल्यूशन लिया है ना, सोल्ट का सोल्यूशन FeCl3 ले लिया, और उसमें कोई बेस ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या होगा? बेसिक हाइड्रोजन यानी FeOH होल थ्राइस बन गया, प्लस में NaCl निकल गया ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है। चलिए, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स के ऊपर अगर आप ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवा दें, मेटल सल्फाइड यानी जिंक सल्फाइड ले लियो आप, जिंक सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन, इट विल गिव यू जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पर भी आपने बेस बना दिया। एफ पार्ट देखें, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट का डिकम्पोजिशन करवाना है आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते थे आप? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम ये करते थे कि कोई एक रिएक्टेंट होता था और प्रोडक्ट बना देते थे बहुत सारे, उसे तोड़ मोड़ के। तो CaCO3 है, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? ये भी एक बेस हो गया। तो यहाँ पर भी बेस बन चुका है, समझ रहे हैं? तो इतनी सारी रिएक्शन मैंने आपको बता दी है बेस बनाने के लिए। एक और देख लो, चलो एक और देख लो। सोल्यूबल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम कार्बोनेट विद स्लेग लाइम। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ आप क्या कर दीजिए? स्लेग लाइम को गर्म कर दो, स्लेग लाइम को गर्म कर दो, तो क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, और CaCO3 सेटल डाउन हो जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। तो NaOH बन गया। NaOH क्या होता है? बेस होता है। देखो यहाँ पर भी बेस बना दिया आपने, समझ रहे हो? अब H वाला पार्ट देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। देखो सिंपल कुछ नहीं करना इस वाले में, तो अमोनिया जो है ना, अमोनिया को पानी में घोल दो, अमोनिया गैस को पानी में अंदर घोल दीजिए, क्या बन जाएगा? NH4OH। डैट इस फॉर्मूला, इसका नाम बताइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख सकते हैं इसको हम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसका मतलब क्या है? ये भी एक बेस है। तो अमोनिया गैस में अगर आप पानी मिला दोगे तो भी बेस बन जाएगा, डेट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर होती है मेरी बात? चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी सारी थी, हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। अब धीरे धीरे चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो देखो सबसे पहली बात तो बिटर टेस्ट होगा, है ना? बिटर, ये खट्टे नहीं होते, बिटर टेस्ट होगा। और कलर इंडिकेटर का भी चेंज करेंगे। लिटमस पेपर जो होता है वो रेड से ब्लू में टर्न हो जाता है बेस के केस में। सोपी सब्सटेंस होते हैं, स्लिपरी स्लिपरी लगते हैं आपको टच करने में। अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट अच्छे होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइट अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव आयन को ये भी डिसोसिएट कर रहे हैं।
शो अ माइल्ड कोरोसिव एक्शन, यानी ये भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये किसी मेटल सरफेस पे आप डाल दोगे उसे भी वो खराब करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जो एसिड किया करते थे, थोड़े से माइल्ड कोरोसिव यानी थोड़ा बहुत कोरोसिव नेचर का है। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पहले डिस्कस करी थी, अभी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज एब्जॉर्ब बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें आप ये प्रूव करते थे कि CO2 एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो उसमें आप प्लांट को जब एक उसमें रखते थे, चैम्बर में रखते थे, उसके साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते थे, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता था। समझ रहे हो? सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बना लेता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज टू लाइक स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो होते हैं वो कार्बोनेट्स बना लेते हैं, जैसे Na2CO3 बना लिया, H2O बना लिया। सो NaOH की रिएक्शन CO2 के साथ उसने एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना दिया, Na2CO3 प्लस में H2O ऑन द प्रोडक्ट साइड। बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, ये तो आपको पता ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो बेस होते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करके सोल्ट और वाटर को फॉर्म कर देते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं मेटेलिक का सोल्ट, मेटेलिक सोल्ट मतलब हो गया CaSO4, कैल्शियम सल्फेट ले लिया। कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करेंगे तो बन जाएगा एक सोल्ट और इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड आपका बनता है। देखो यहां पर देख भी रहे होगे आप, bases precipitate as insoluble metal hydroxide when added to the solution of heavy metallic salt। मेटेलिक सोल्ट आपने लिया कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ आपने बेस का रिएक्शन करवा दिया, तो क्या बन गया, एक सोल्ट बन गया और इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होता हुआ आपको नजर आता है ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये आपकी होती है एक और रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी। अमोनियम गैस इज गिवन आउट व्हेन दे आर वार्म्ड विद अमोनियम सोल्ट। तो बेटा देखो क्या है, कोई भी आप बेस ले लो, NaOH ले लिया हमने, NaOH को अगर आप अमोनियम सोल्ट के साथ यानी NH4Cl के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और अमोनिया गैस भी रिलीज हो जाएगी ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर होती है मेरी बात? ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी यहां पर ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूं आपको। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ बेस के लिए है नहीं, क्योंकि जनरली जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एसिड लेके भाग जाता है, बेस इसके पास ज्यादा बचती नहीं है, 3-4 थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन जनरल यूजेस की आप बात करें तो बेसिस में बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में यानी साबुन बनाने के में काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये भी साबुन बनाने के काम आता है और बैटरीज में भी डलता है, बैटरीज को बनाने के काम आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, स्लेग लाइम आप बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर खारे पानी को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ इस्तेमाल होता है, एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में जो फॉर्म निकलती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जब भी आप चाहते हैं ग्रीस मतलब आपके धब्बे पड़ चुके हैं क्लोथ्स के ऊपर, रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लोथ, तो ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आप कर सकते हैं, एज अ सोप भी इस्तेमाल हो रहा है ये। तो ये कुछ यूजेस हैं बेस के। अब एक वीडियो से समझेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के, यानी पीएच के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पीएच की फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है ना? तो बोला क्या गया, अगर कोई चीज कितना बेसिक है और कोई चीज कितना एसिडिक है, इसका हम मतलब कोई क्या हमारे पास कोई चीज है जिससे हम पता कर सकते हैं? भाई हम ये पता कर सकते हैं लिटमस सॉल्यूशन से कि भाई ये एसिड है और ये बेस है। क्या कितना एसिडिक है कितना बेसिक है ये पता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लिटमस से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या आ गया, आपका पीएच पेपर आ चुका है। तो पीएच के पेपर पे डिस्कस करेंगे, पीएच स्केल की बात करेंगे और पीएच की फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में बताई दी होगी, लेकिन पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आती है मेरी बात? अब इस वीडियो को समझते हैं थोड़ा सा और पीएच के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीएच के बारे में अच्छे से डिस्कशन भी करने वाले हैं। इस वीडियो में पीएच के बारे में अच्छे से आपको समझाया गया है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज लाइक पीएच। ये हमने बात करी थी कल, लिचन से बनता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है लिंक लिचन्स का।
यहाँ पर पीएच स्केल की बात होगी। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको पता लग जाए किसका पीएच कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, है ना, कि हमने जब पीएच की बात करी, पीएच एक पेपर है ना, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आप बोल सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, और कितना कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कितना कोई बेसिक है वो आप आइडिया लगा सकते हैं पीएच पेपर से। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन एक्वा सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा वो पता कर सकते हैं आप पीएच पेपर से, ठीक है। P स्टैंड फॉर पोटेंस, और आप बोल सकते हैं H मतलब हाइड्रोजन हो गया। कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में आप पता कर सकते हैं पीएच स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक स्ट्रिप आप एक देख सकते हैं यहाँ पर पीएच स्केल की जैसे होती है, तो 0 से 7 तक का जो रेंज होता है, या 0 से 6 तक बोल सकते हैं, दैट इज एसिडिक, और 8 से लेकर 14 तक होता है बेसिक, और 7 होता है आपका न्यूट्रल। अगर मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली और कलर आ गया आपका रेड, इसका मतलब वो अराउंड 0 to 1 उसका पीएच होगा। अगर कलर उसका डार्क ब्लू आ गया या डार्क पर्पल आ गया, उसका मतलब हो गया वो 14 की रेंज में, यानी बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो कुछ इस तरह से हम पता कर सकते हैं उनका बेसिसिटी और एसिडिटी भी, कि भाई कितना वो एसिडिक सॉल्यूशन है कितना वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो पीएच अगर 7 के बराबर होता है, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगी। अगर पीएच बड़ा है 7 से, यानी कि बेसिक है, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। अगर पीएच 7 से छोटा है तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन बढ़ चुका है क्योंकि वो एसिडिक हो चुका है, और OH नेगेटिव आपका डिक्रीज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ये स्लाइड में आपको बताया गया। अब यहाँ पर चलिए कुछ बात करते हैं, एक एनिमेशन से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सब सब्सटेंस का अलग अलग पीएच होता है। अगर मैं बात करूँ कोल्ड ड्रिंक की, अगर मैं बात करूँ ड्रेनेज पाइप की, तो सबके अलग अलग सोल्यूशन होने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक एनिमेशन आपको दिख रही होगी, है ना, अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाटर है, वाटर को हम टर्न इन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं। देखिए लिख रही है, मैं बढ़ाता हूँ पानी का अमाउंट, देखो पानी का अमाउंट बढ़ा दिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अलग अलग हमारे पास चीज़ें हैं, बैटरी एसिड है, ब्लड है, चिकन सूप है, कॉफ़ी, ड्रेन क्लीनर, हैंड सोप, मिल्क, ऑरेंज जूस, कोई सा भी एक ले। चलिए बात करते हैं हम ऑरेंज जूस की। अच्छा, ऑरेंज जूस आपको पता होगा ऑरेंज जूस कितना होगा। ऑरेंज जूस कैसा होता है, थोड़ा सा सोर खट्टा होता है, यानी इसका पीएच कितना होना चाहिए, आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। पीएच कितना होना चाहिए इसका, 7 से कम होना चाहिए, है ना। 7 से कम होगा जब तो एसिडिक होगा। चलिए नापते हैं। जब ने नापा पीएच कितना आया, 3.50। चलिए पानी बढ़ा के देखते हैं। पानी जैसे आप बढ़ाएंगे तो इसका पीएच डिक्रीज करना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए, आप आंसर दे सकते हैं। चलिए पानी को बढ़ा देते हैं। पानी बढ़ाते ही आप देखिए ये थोड़ा सा बेसिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, उसकी एसिडिटी जो है आप कम किए जा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ और लेते हैं ऑप्शन में, अपना ब्लड ले लेते हैं। तो ब्लड की बात करें, आप पीएच देख रहे हो थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ शिफ्टेड होता है, यानी 7.40 आप बोल सकते हो, यानी हल्का सा बेसिक लेकिन न्यूट्रल होता है, एसिडिक नहीं होता आपका ब्लड, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लड में पानी मिला दूं, तो ब्लड में पानी मिला दिया तो थोड़ा सा वो और न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हर सॉल्यूशन का अलग अलग पीएच होगा। देखो मैं अगर बात करूं, चिकन सूप ले लेते हैं। चिकन सूप हल्का सा एसिडिक होगा क्योंकि मसाले भी होते हैं उसके अंदर, और एसिडिक वो शो करेगा, और 5.80 आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ और ले लेते हैं, ड्रेनेज क्लीनर, ड्रेन क्लीनर। हाँ, ड्रेन क्लीनर देखो आप देखिए
पीएच कितना ज़्यादा हो चुका है इसका, 13 अराउंड हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ड्रेनेज क्लीनर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेटर इन टेस्ट होता है। आप बिल्कुल भी टेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन ड्रेनेज बेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्रेनेज जो भी होगा, ड्रेनेज सॉल्यूशन जो होगा, ड्रेनेज क्लीनर जो होगा, दैट इज हैविंग अ पीएच ऑफ 13। अब यहाँ पर सिंपल वाटर भी ले लें तो वाटर में तो आप देख रहे हो पीएच इसका 7 है, यानी वाटर होता है न्यूट्रल। अगर मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, हम बात नहीं कर रहे टैप वाटर की। टैप वाटर हल्का सा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गंदगी भी होती है। और साथ ही साथ रेन वाटर की बात करें, अगर हम एसिड रेन की बात करें, ऑब्वियस सी बात है उसका रेन वाटर का भी पीएच आपका 7 से कम होगा। ठीक है, ये आई होप ये वाली बातें आपको क्लियर हुई हों। चलिए, अब हम पीएच को नाप कैसे सकते हैं, इसका भी एक रूल है पीएच को नापने का, तो इस रूल को भी मैं समझा देता हूं आपको। द पीएच स्केल इज अ लोगैरिथमिक एंड एज अ रिजल्ट ईच होल पीएच वैल्यू बिलो 7 इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन नेक्स्ट हायर वैल्यू। देखो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आपके पास 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। मैं ये डिक्रीजिंग अमाउंट ले रहा हूँ, यानी एसिडिक नेचर जो है उसका इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, जो 6 है, मैंने एक का पीएच ले लिया, मान लो जी इसका पीएच कितना है, 6 है। तो अगर मैं 4 पर जाना चाहता हूं तो वो कितना एसिडिक हो जाएगा, ये जो 4 वाला पीएच है कितना एसिडिक होगा, तो वो क्या बोलता है, ईच होल पीएच वैल्यू बिलो 7 इन 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन नेक्स्ट हायर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, pH 4 इज 10 मोर एसिडिक देन pH 5 एंड 100 मोर टाइम एसिडिक देन pH 6। तो अगर मैं बात करूं pH 4 वाली की, तो 100 टाइम्स मोर एसिडिक होगा देन 6। ठीक है, समझ में आती है बात। यानी 10 का यहाँ पर फंक्शन चलता है। अगर मैं 3 पर आ गया तो 6 के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 1000 टाइम्स मोर एसिडिक हो जाएगा। अगर 2 पर आ गया तो ये हो जाएगा आपका 10,000 टाइम मोर एसिडिक हो जाएगा, अगर 6 के कंपैरिजन में लेंगे। ठीक है, तो बीच बीच में 10 का डिफरेंस चलता है, और ऐसे ही बेसिसिटी पे भी चलता है 10 का ही अमाउंट। अगर मेरे पास एक pH 8 है और एक pH 9 है, तो 9 वाला pH जो होगा वो 10 टाइम्स मोर होगा 7 के मुकाबले। और अगर मैं 10 ले लूं तो 10 वाला जो pH होगा 10 टाइम्स मोर होगा 9 से। ठीक है, क्लियर होती है मेरी बात। तो 10 का यहाँ पर डिफरेंस चलता है। चलिए, in a colorless liquid a reasonable accurate pH value can be obtained by adding a universal indicator. What is universal indicator? अब ये universal indicator है क्या, तो universal indicator एक मिक्सचर हो सकता है ना, अलग अलग डाइस का, एक पेपर की फॉर्म में भी आ सकता है, साथ ही साथ एक सॉल्यूशन के फॉर्म में भी ये हो सकता है। pH अगर 7 है तो मतलब वो न्यूट्रल है, pH अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक होगा, 7 से अगर ऊपर होता है तो वो बेसिक बिल्कुल होने वाला है। तो आप कुछ इस तरह से स्ट्रिप देख सकते हो। 7 में कलर आपको दिखेगा न्यूट्रल कलर है, न्यूट्रल यानी ग्रीन कलर होगा, और अगर नीचे जाते हो तो उसका कलर डार्क हो जाएगा, रेड शेड में आ जाएगा, यानी रेड का एक शेड कार्ड की तरह, जो आप नैरोलक के बाकी के पेंट कार्ड आते हैं, ऐसी कुछ इस तरह से आप मानिएगा। सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो 0 की तरफ शिफ्ट होगा और रेडिश थोड़ा सा नेचर हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन थोड़ा बेसिक होगा तो वॉयलेट की लाइन पर चला जाएगा और थोड़ा सा ब्लूइश शेड या वॉयलेट शेड आपको मिल जाने वाली है। चलिए, ये जो pH वैल्यू होती है, हम इसे जान क्यों रहे हैं, इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका कोई एवरीडे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इसका एवरीडे लाइफ में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ों की एक pH वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं आपके पेट के अंदर जो एसिड है, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, जो आपके पेट के अंदर एसिड होता है वो रेजर ब्लेड को भी डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। तो आप सोच सकते हैं वो कितना एसिडिक होगा। उसका एसिडिक नेचर अराउंड 2 या 1 और या 1.5 तक अराउंड करता है। pH उसका जो वैल्यू आता है 1.5 या आप 2 बोल सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम बात करें, आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ रेंज ऑफ 7 to 7.8, 7 से 7.8 के बीच में हमारी लाई करती है pH रेंज। और अगर मैं रेन वाटर की बात करूं, सो रेन वाटर 5.6 होता है अगर वो एसिड रेन है। और आपको पता ही है एसिड रेन कितनी हार्मफुल रहती है, एक्वेटिक लाइफ को खराब कर सकती है, मॉन्यूमेंट्स को खराब कर सकती है। और अगर pH जो है रिवर का वो और भी कम हो गया तो इसका मतलब जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पर रहना। तो एक pH लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ता है, इन्वायरमेंट में भी बड़ा ही जरूरी होता है ये भी। सोइल की बात करें, जो फार्मर होता है अगर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो उसका जो सोइल pH होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो अच्छे से फसल नहीं उग पाती। तो जो फार्मर होता है जनरली क्या करता है, फिर उसमें वो चूना छिड़कता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को छिड़कता है थोड़ा सा बेसिक की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि सोइल में भी pH की बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। 6 से लेकर 7.5 तक उसका pH होना चाहिए, इतना चलेगा। अगर इससे नीचे चला गया तो प्लांट मर जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर टूथ डिके, भाई यहाँ पर आप पिक्चर भी देख रहे हो, यहाँ पर दांत सड़ चुके हैं बच्चों के। दांत क्यों सड़ते हैं? अगर आप टूथपेस्ट नहीं करते तो जो रात का खाना होता है वो क्या होता है, आपके दांतों को गलाना स्टार्ट कर देता है, डिकम्पोज होता है खाना और वहां पर कैविटी स्टार्ट हो जाती है बनना।
आपके दांत किस मटेरियल से बनते हैं आपको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, और हार्डेस्ट पार्ट होता है ये एनिमल जिसे हम बोलते हैं, हार्डेस्ट पार्ट होता है, लेकिन ये भी डीके हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे खोखला कर देते हैं। सो बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन माउथ, बार बार आप मुंह धोते रहिए, टूथपेस्ट कीजिए, जिससे इसका थोड़ा सा नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा, और वहाँ पे टूथ डिके जो होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दांत आपके सड़ने नहीं वाले। इसी वजह से आपको सलाह दी जाती है कि डेली पेस्ट कीजिए, वरना दिक्कत है। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहली बात तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर, जो बैक्टीरिया को किल करता है और साथ ही साथ एक मीडियम क्रिएट कर देता है जिससे पेप्सिन एंजाइम इस पर वर्क कर सके। ठीक है, तो बेटा जब ज्यादा एसिड क्रिएट हो जाता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा मार्केट से, जेलेसिल। जेलेसिल में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो क्या करेगा, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या करेगा, आपके पेट के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसे बैलेंस कर देने वाला है। ठीक है, इसी वजह से इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जेलेसिल हो गया या डाइजीन हो गया, इसे हम एंटा एसिड भी बोलते हैं, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम एंटा एसिड बोला करते हैं। ठीक है, क्लियर होती है मेरी बात। चलिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बता रहा था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको वो स्लाइड भी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एनिमेशन से कि सब चीज़ों का अलग अलग यहाँ पर पीएच होता है। अब यहाँ पर बात करूँ, इतनी सारी चीज़ें रखें, बैटरी एसिड है, स्टमक एसिड है, विनेगर है, ऑरेंज जूस है, टमाटो है, ब्लैक कॉफ़ी, यूरिन, वाटर, सी वाटर, बेकिंग सोडा, इंडाइजेशन टैबलेट जो होती है, अमोनिया सॉल्यूशन, सोपी वाटर, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर, सबके पीएच दे रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पीएच उठा के आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और मैं बता दूं क्लास 10 CBSE वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ICSE वालों को तो मैं बता ही रहा हूँ, वो भी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 CBSE वालों का एसिड बेसिस एंड सोल्ट है, उसमें भी पीएच का टॉपिक है, वही आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। चलिए, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो उन्हें आप क्या याद कर सकते हैं, बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है, हाइड्रोआयोडिक एसिड होता है, क्लोरिक एसिड होता है, पर कैलोरिक एसिड होता है, पर क्लोरिक एसिड होता है। तो इन्हें आप याद कैसे करेंगे, एक सिंपल सा कोड वर्ड है, इन नून सन ब्रोड 3 4 क्लीन क्लोथ्स। तो एक एक वर्ड उठा लीजिए। IN मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा रिलेट करिएगा, I मतलब क्या होता है, आयोडीन होता है, सो हाइड्रो आयोडिक हो गया एसिड पहला। नून नाइट्रिक एसिड हो रहा है, सन सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, बी मतलब क्या हो रहा है, ब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड आ गया वहां पर, क्लीन यानी क्लोरिक यानी क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, Cl हमारा HClO3 हो गया, डेट इज हम बोल सकते हैं पर क्लोरिक एसिड हो गया है, और बाकी का तो आपको HClO4 भी यहाँ पर दिख जाता है। क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड दोनों यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। तो इन नून सन ब्रोड 3 4 क्लीन क्लोथ्स, ये कोड वर्ड याद रखिएगा, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद हो जाएंगे। और ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस को याद करने की ट्रिक है, लायन को केज से बाहर ना निकालो, क्रश, समझ रहे हो, अपनी क्रश से बोल रहे हैं, लायन को केज से बाहर ना निकालो, बेटा खतरनाक हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये देखो, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लायन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, को यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमारा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो सारा कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लाइन को केस से बाहर ना निकालो, क्रश। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करते हैं। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और जहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और बेटा सजेशन के लिए हमेशा हम ओपन रहते हैं, स्विफ्ट लर्न हमेशा ओपन है सजेशन के लिए, आपके सजेशन पर बिल्कुल वर्क होगा। सो यू आर प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब CAB, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब ABC मान लो, CAB मान लो, कुछ भी मान लो, विच कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। सो एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ब्लू लिटमस पेपर ओनली, सिर्फ आपको ब्लू लिटमस पेपर दिया जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्यूब में क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखो क्या करा, लिटमस पेपर जो हमारे पास था उसे हमने एक एक करके टेस्ट ट्यूब में डिप करा। द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब A टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। A में क्या था, एसिड था, और जैसे उसे डाला पता लग गया वो एसिड है, इट मीन्स द टेस्ट ट्यूब A कंटेन्स एसिड। दूसरी टेस्ट ट्यूब, इफ द अदर 2 टेस्ट ट्यूब डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, इट शोज दैट वन ऑफ देम कंटेन अ बेस एंड द अदर कंटेन द डिस्टिल्ड वाटर। तो एक में बेस होगा और दूसरे में क्या होगा, वाटर होने वाला है। अब लेकिन हमें यह पता करना है बेस और वाटर में कौन कौन सी चीजें हैं। So now put the blue litmus paper which is turned red by the acid of the test tube A। जो टेस्ट ट्यूब A में वो रेड हो गया था, उसे हमने एक बार बेस में डाला, एक बार वाटर में डाला। तो बेस में डालते फिर से वो ब्लू हो गया, बेस में डालते वो फिर से ब्लू हो गया, लेकिन वाटर में वो रेड ही रहा। तो आपने बेस और वाटर में भी क्लासीफाई आराम से कर पाए। तो वो मैंने क्या बताया, पहले जो ब्लू लिटमस स्ट्रिप थी आपने एसिड में डाल के देखी, आपने देखा वो रेड हो गया। अब उसी रेड वाली को आपने डाल के देखा बेस में एक बार वाटर में,
तो रेड वो फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा बेस में, और वाटर में वो वैसी का वैसे रहने वाला है। इसलिए आपने पहचान लिया कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा वाटर होगा। समझ रहे हो, बहुत तेज थे आप, आपने समझा दिया और हमने आपको समझा दिया, और ये आपने पहचान लिया एसिड बेस और वाटर कौन कौन से थे। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। एक तो मधुमक्खी होती है, बी स्टिंग है ना, एक वास्प होती है, ततैया जिसे आप बोलते हो। तो बी स्टिंग में देखो, अगर मैं बात करूं, वो एसिडिक नेचर का होता है, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है बी स्टिंग में, और आप बेकिंग सोडा लगा के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। और जो वास्प होता है यानी जो ततैया होती है, उसके केस में आप बाइकार्बोनेट नहीं लगाइएगा, क्योंकि वास्प स्टिंग जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, उस पर आप विनीगर लगा सकते हैं यानी सिरका लगा सकते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये आपके लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। भाई ऐसे मैं नहीं चाहता आपको काटे कोई मधुमक्खी या ततैया, लेकिन फिर भी अगर काट देती है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मधुमक्खी होती है उसके केस में आपको लगाना है बेकिंग सोडा, और अगर जो ततैया होती है, वास्प होती है, तो उसके केस में आपको लगाना है विनीगर, क्योंकि ततैया इज एल्कलाइन, उसका जो वास्प स्टिंग होगा वो एल्कलाइन नेचर का होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आज की क्लास में हमने करी मज़ेदार तरीके से, आप देख सकते हैं सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। और भाई इतना ही रखेंगे आज के लिए। बड़ा मज़ा आता है जब भी हम सेशन लेने आते हैं, और एसिड बेसिस का हमने बेस पार्ट हमने फिनिश यहाँ पर कर लिया है। अगले वाले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो सोल्ट के बारे में डिस्कशन होगा, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 12 बजे हमारा सेशन आता है, आप बिल्कुल उसे देखिएगा। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके टैप कर दीजिए ऑल पर, आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू मिल जाएगी। चलिए आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।